बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद, बहुत मेहरबानी दास्तान गो की। असल में वो कहते हैं ना कि ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। कहानी को इंसानी ज़िंदगी में हमेशा बड़ी अहमियत रही है, और अगर देखा जाए तो इंसान की सारी ज़िंदगी ही कहानियों से तश्कील पाती है। मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में लेक्चरर था। अगर मैं इजाज़त दें तो मैं ईरान की कहानी से पहले एक छोटी सी और कहानी आपको सुना दूं, और वो इस तरह है कि मैं अपने शहर में एक छोटी मुलाजमत कर रहा था, और इसी दौरान में मेरा लाहौर आना हुआ। लाहौर कहते हैं दाता की नगरी है, इसका बड़ा ज़र्फ़ है, ये लोगों को संभाल लेता है। मैंने सुना है कि ये समंदर है जिसको पहले तो थोड़ा सा उछालता है, और जब फिर संभाल ले तो फिर कुछ बना देता है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने एक दफ़ा कहा था कि किसी अच्छे इंसान का मिल जाना या किसी अच्छे दोस्त का मिल जाना अच्छी कहानी की या अच्छे मुस्तक़बिल की ज़मानत है। तो मैं जब लाहौर में आया तो एक इजलास में हम शिरकत कर रहे थे। मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार मुझे समनाबाद मिलने आओ। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बहरहाल मैं समनाबाद मोड़ पे पहुँच गया तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। वो मुझे ले गए गुलशन रावी में। गुलशन रावी में हम एक घर में बैठ गए तो उस बंदे ने मुझे बताया, उसका नाम मुअज़्ज़म है और वो हमारे शहर में ही है अभी। तो उसने बताया कि आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हैं? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसने कहा हम वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के घर बैठे हैं। तो मैंने कहा जी वासिफ़ साहब कौन है? तो उन्होंने कहा जी आपको पता नहीं है कि एक अदीब हैं और खुशाब के ही हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, गुफ्तगू कालम लिखते हैं, उस वक्त नवाए वक्त में लिखते थे, बड़ी शख्सियत हैं। मैंने कहा यार कालम तो मैंने देखा है लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आएँ, अगर मैं उनसे इजाज़त लेता हूँ, अगर वो कहते हैं तो हम उनके पास हाज़िर हो जाते हैं। उन्होंने मुझे इब्तिदाई तारफ़ करवाया। तो इस तरह मैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के सामने चला गया, उनके कमरे में। उनके बैठने का एक अंदाज़ था, एक उसे आप मेडिटेशन कहें या तफक्कुर कहें। मेरे दोस्त ने तारुफ़ करवाया कि ये इकबाल शाहिद है और ये यहाँ एक इजलास में आया हुआ है और ये शेर भी कहता है। तो वासिफ़ साहब ने कहा कि कोई शेर सुनाए मुझे। मैंने एक दो शेर सुना दिए। तो फिर उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू कर दी कि आप क्या करते हो? तो मैंने कहा जी मैंने जोहराबाद कॉलेज से सोशल साइंसेज में या आर्ट्स में जो है पोजीशन ली है, आजकल एक महकमे में काम कर रहा हूँ। तो खैर उन्होंने कहा जी आप मेरी जो जुमेरात को महफ़िल होती है ना, आ जाया करें। तो इस तरह मैं इतनी सी मुख्तसर बात करके अपने दोस्त के कमरे में जहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ आ गया। तो उसने कहा कि यार आप तो बड़े खुशकिस्मत हो कि वासिफ़ साहब हर बंदे को अपनी महफ़िल में आने की इजाज़त नहीं देते, ये तो सिर्फ़ उसको बुलाते हैं जिसको वो कबूल करते हैं। ये अशफ़ाक़ अहमद को बुलाते हैं, हनीफ़ रामे इनके पास आते हैं इस महफ़िल में, और बहुत सारे, ये फिर बाद में मुझे पता भी चली सारी बातें। तो इस तरह मैं वासिफ़ साहब के पास गया और उन्होंने कहा यार अगर हो सके तो इनकी अगली महफ़िल में आ जाएं। इत्तेफाक से मेरा कोई 15 दिन बाद दोबारा लाहौर आना हुआ तो मैं दोबारा उनकी महफ़िल में चला गया। मैंने इसी दौरान में अपने दोस्त से बात की कि यार मैं लाहौर ना आ जाऊं।
यहाँ के क्या करोगे, उसने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा यार मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिल हो जाऊँगा और इंशाल्लाह अपना वो आगे तालीम हासिल करें। तो उन्होंने कहा जी वासिफ साहब से बात करें। तो इस तरह जब वासिफ साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि मैं सर लाहौर आना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा क्यों लाहौर आना चाहते हो। तो मैंने उनको बताया कि सर ये है कि मैंने BA कर लिया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं MA में दाखिल हो जाऊँ। तो उन्होंने कहा जी आप अपनी माँ से इजाज़त ली हुई है। तो मैंने कहा जी मैंने ली नहीं है, मैं बात कर लेता हूँ। तो इस तरह मैंने वालदा से इजाज़त ली और मैं वासिफ साहब के पास दोबारा गया। तो उन्होंने उस वक्त के पोस्ट मास्टर जनरल जो थे पोस्टल डिपार्टमेंट के, उनको फ़ोन किया और मुझे अपनी किताब दी किरण सूरज कि ये उनको दी। मैंने उनको जाके दी तो उन्होंने दूसरे दिन मुझे लाहौर में ट्रांसफ़र कर लिया। इस तरह मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इदारा है और कहते हैं कि ये इदारे जो हैं ये इंसानों को ज़िंदगियाँ देते हैं, कहानियाँ देते हैं, दास्तानें देते हैं और बहुत इसमें दास्तानें वो तालिब इल्मी की भी हैं। मैं बहरहाल आज के सेशन में ये बताता हूँ कि एक दुआ थी एक फ़कीर की जिसने मुझे उस जगह पे बिठा दिया, मैंने उसकी लाज रखना थी। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मैंने पहला साल और दूसरा साल टॉप कर लिया और इस तरह मैं इस काबिल हो गया कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकूं। इसमें भी फिर मैं उस तरफ आ जाऊंगा कि बाज़ औक़ात जो बुज़ुर्ग हैं या जो बड़े लोग हैं और या जो अहले मार्फत हैं, अहले नज़र हैं, उनके दस्ते करम की, उनकी नज़र की, उनकी शफ़क़त की बड़ी ज़रूरत होती है। और इंसान की ज़िंदगी मैंने कहा ना कि मौजज़ात से और ऐसी बातों से इबारत है कि जिसके बारे में बंदा सोच नहीं सकता। मैं लाहौर में ही था तो मैंने सैयद अकरम शाह साहब जो हमारे चेयरमैन थे डिपार्टमेंट के और प्रिंसिपल कॉलेज थे डीन थे ओरिएंटल कॉलेज का, उनको कार्ड भेजा एक दफ़ा। तो उन्होंने मुझे उसके जवाब में लिखा कि आपका खूबसूरत कार्ड मिला है, मुझे किसी दिन मिले। तो मैं इस तरह ओरिएंटल कॉलेज में उनके पास चला गया। तो उन्होंने कहा कि मैं एक किताब का तर्जुमा कर रहा हूँ, अगर आप उसमें मेरी मुआवनत करें तो कैसा है। मैंने कहा जी मेरे लिए बात सादत। तो मैं बैठ गया। उन्होंने कुछ चीज़ें लिखवाना शुरू कर दी। वो एक किताब का तर्जुमा कर रहे थे, शेरी मजमुआ था। तो साथ ही उन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी फुर्सत है, आप जो कहेंगे कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अगर इस्लामी यूनिवर्सिटी में आपको भेज दें तो क्या आप जाना पसंद करेंगे, वहाँ एक लेक्चरर की ज़रूरत है। तो इस तरह मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी चला गया, सिलेक्शन हो गई। तो वहाँ से फिर मैं ईरान गया, जो पूछा है आपने। तो ईरान जो है एक सरज़मीन है ऐसी जिसका कल्चर जो है, अगरचे हम एक खित्ते में रहते हैं लेकिन अदब आदाब के लिहाज से और तालीम व तरबियत के लिहाज से, अपनी फार्मेशन के लिहाज से एक बहुत खूबसूरत कल्चर है जिसकी अपनी एक बेस है और ज़ाहिर है वो हमसे डिफरेंट है। हम अपने कल्चर पे अगर निगाह डालें तो हमारे कल्चर के अंदर जो है इस खित्ते की रिवायात मौजूद हैं। ईरान के कल्चर में जो है ईरानी रिवायात मौजूद हैं। ईरानी कौम जो है वो हमसे कहा जाए तो कौमियत परस्ती में बहुत शायद आगे है और वो शायद इस्लाम को भी यानी एक अंदाज में कबूल करते हैं। जो अपनी रवायत है या जो अपना कल्चर है उसकी वो अपनी अहमियत है। हम जब दोस्तों में बैठते हैं तो ज़ाहिर है ये बड़ा बरबला कहते हैं कि वो पहले ईरानी है और इसके बाद वो मुसलमान हैं। अब आप उनके त्योहारों में देखें तो ज़ाहिर है वो जिस तरह हम ईदें मनाते हैं, ज़ाहिर है ये हमारे रमज़ान शरीफ में या हमारी जो कुर्बानी वाली ईदें हैं ये डोमिनेटिंग ईदें हैं हमारे सिस्टम में, लेकिन उनके यहाँ जो उनकी ईदें हैं ये वो मनाते ज़रूर हैं। ज़ाहिर है वह आजकल मजहबी हुकूमत है वहाँ पे इसका बड़ा वो पासदारी करते हैं, लेकिन जो उनके अपने कल्चरल त्यौहार हैं जैसे उनकी ईद नौरूज़ है, चारशंबे सूरी है या और जो उनकी रवायात हैं वो बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह अगर तालीमी रवायात देखी जाए, हमारा
اداروں کا بڑا اچھا سسٹم ہے. سچی بات ہے, ہم نے جہاں پڑھا ہے پنجاب یونیورسٹی میں, بڑے ہمارے قابل اساتذہ اور بڑا ایک سسٹم رہا ہے, جس کو یہ جو سالیانہ سسٹم ہے, جو ہر سال امتحان ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. ایران میں جب ہم گئے تو وہاں ہم نے, ظاہر ہے یہ اب جو سسٹم ہمارے ہاں سیمسٹر سسٹم چل رہا ہے, ایران میں شروع سے یہی سسٹم تھا. ہمارے ہاں برٹش سسٹم ہے, ایجوکیشن کا رائج رہا ہے. ایران میں شروع سے ہی, ایران میں جو ہے وہ ان کا سسٹم جو ہے وہ امریکن سسٹم رہا ہے اور سیمسٹر سسٹم رہا ہے, تو ہم بھی اس کا حصہ بن گئے. ایران کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ اب دیکھیں نا, ہمارے ہاں جو سب سے بڑی سروس گنی جاتی ہے یا سروس گروپ گنا جاتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن, CSS, PCS کے. لیکن ایران میں جو سب سے بڑا گروپ گنا جاتا ہے وہ اساتذہ کا ہے اور تعلیمی ہے. جو اہمیت تعلیم کو اور تربیت کو دی جاتی ہے ایران میں, شاید کسی اور شعبے میں نہیں جاتی. اور اگر ہم پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے بات کریں تو ایران میں جو کتاب کو اہمیت ہے وہ شاید کسی اور چیز کو نہیں ہے. میں ایران میں ہر سال ایک کتاب میلہ لگتا ہے, نمائش کتاب, ایک بہت بڑا احاطہ ہے. جب ہم وہاں موجود تھے تو وہ یعنی تجریش کے اوپر ایک منطقہ ہے, وہ شہر بازی ہے بنیادی طور پہ, لیکن وہ پھر نمائشیں جو انٹرنیشنل نمائشیں ہیں وہاں بھی لگتی ہیں, وہیں وہ کتاب میلہ ہوتا ہے. اور وہ کئی مربع پہ محیط ہے. دنیا کے کتاب فروش اور پبلشر وہاں آتے ہیں ہر سال, اور بہت کتاب چھپتی ہے اور بکتی ہے. بلکہ جب کوئی کتاب کی بات کرتے ہیں تو ایران میں بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کتاب کی محبت کی. میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ ہم اکثر آپس میں دوست کہتے ہیں کہ ایران میں کتاب چھپتی ہے, چھپتی ہے اور پھر بکتی ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ کتاب آنے سے پہلے, چاہے وہ سوشل سائنسز میں کتاب ہو, چاہے وہ یہ افسانوی ادب ہو یا داستان ہو یا مثلا دیگر ترجمے ہوں یا فلسفے کی کتابوں میں بھی ایرانی بڑے ماہر رہے ہیں اور آج بھی بہت اس بات کی طرف وہ توجہ دیتے ہیں. تو وہ بہت لکھنے لکھانے والے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہاں کتاب کوئی چھپ رہی ہوتی ہے تو اس کی تشریح یا تبلیغات جو ہیں اس کے بارے میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہلے ہی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور خصوصاً جس دور میں ہم رہے ہیں اس دور میں یہ افسانے کا اور ناول کا بڑا دور رہا. اس کے بعد اب جو ہے یعنی تمام ادب میں دیکھتے ہیں کہ سفر نامے کا دور ہے. جس دور میں ہم نے PhD کی وہ یعنی افسانے سے نکل کر داستان کوتاہ سے نکل کر ناول کی طرف آ گیا. تو ناول بڑا بکتا تھا اس دور میں, جس میں پھر ناول ایسے بھی آ گئے کہ یعنی کیونکہ یہ دور کے اسلامی انقلاب کے بعد کا دور تھا اور اس میں جو ہے وہ یعنی اس حوالے سے بھی مزاحمتی ادب بھی انٹروڈیوس ہو رہا تھا اور پرانے دور کے ناول بھی یعنی لکھے جاتے. تو بہت خوبصورت اس دور میں داستانیں لکھی جاتی تھیں اور بڑے بڑے جو ہے وہ ادیبوں کے آثار چھپتے تھے. ان کے آنے کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایڈورٹائزمنٹ کرتے تھے جسے وہ تبلیغات کہتے ہیں, اور پھر جب وہ ناول ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جاتا تھا تو یعنی یا تو اتنا بکتا تھا یا اس کی وہ اتنی قلت پیدا کر دیتے تھے کہ کئی دن ہمیں پہلے وہ کتاب فروشوں سے بک کروا کے پھر کتاب لینا پڑتی تھی. تو اس حوالے سے ہم کہتے تھے کہ یار یہ بڑے تیز لوگ ہیں, کتاب چھاپتے ہیں پھر دیتے نہیں ہیں, بڑے پیسے کماتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں کتاب میلے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہاں دنیا کی کتابیں آتی تھیں اور بکتی تھیں. اور ہمارے ہاں اگر اب کوئی کتاب میلہ لگتا ہے نا تو سچی بات ہے ہم یونیورسٹیوں میں ہر سال ہم آ رہے ہوتے ہیں تو کوئی کتاب لینے والا بندہ نہیں ہوتا, کتاب خریدنے والا نہیں ہوتا بندہ, یہاں کتابیں دیکھنے والے بندے ہوتے ہیں. اور ہم نے لائنوں میں
यानी 500 बंदे को वहाँ देखा है कि जो चिट लेके या यानी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट भी उनको देती है किताबों के वो जो पर्चियाँ देते हैं, वो टोकन देते हैं कि इतने पैसों की आप किताब ख़रीद लें। तो किसी कौम में जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये है कि उसको एक बात, किसी बात की अहमियत का पता हो, और ईरानियों को ये पता है कि तालीम की अहमियत क्या है। यही वजह है कि हमने ईरानी उस्तादों को देखा है, जैसे डॉक्टर मुज़ाहिर मुसफ़ा थे, या मेरे जो अपने जो उस्ताद रहनुमा थे, मैंने सफ़रनामे पे काम किया, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र बख्तियार, वो एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते थे और उनके इस्फ़हान में घर था, जिनके मामू जो है वो हुकूमत में बहुत बड़े अफसर रहे, वज़ीर रहे। उन्होंने अपना घर एक म्यूज़ियम के लिए दिया। वो वाकई शहज़ादे थे, लेकिन वक्त जब यूनिवर्सिटी में आ जाते थे तो वो पूरे उस्ताद थे। इतनी मोहब्बत के साथ उनके साथ बैठना, उनसे इस्तिफ़ादा करना और उन्होंने लिखना लिखाना। मैं उनकी एक बात पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। जब मैंने उनको अपनी पहली असाइनमेंट, मैं थीसिस कर रहा था सफ़रनामा नवीसी पे, जो ईरानियों ने सफ़रनामे लिखे हैं बरसगीर के मुतल्लिक़ फ़ारसी सफ़रनामे, तो उसमें मैंने एक सफ़रनामे पे नोट लिखा, हज़ीन लाहिजी का एक वाक़यात की किताब है और तारीख़ भी है। वो इस टाइटल से सफ़रनामे के उन्वान से तो नहीं छपी, लेकिन वो सफ़रनामे गूने हैं। तो मैंने जब उनको इस पे नोट लिख के दिया तो उन्होंने रख लिया। जब मैं लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि इकबाल शायद आपसे मैंने एक बात करनी है कि हमारे इर्द गिर्द जिस बात पे, जिस किताब पे, जिस मौजू पे आप काम करना चाहें, मवाद बहुत होता है। एक स्कॉलर को, एक मुहक्किक को ये पता होना चाहिए कि उसने क्या बात नहीं लिखनी। तो असल में तो ये ट्रेनिंग है और ये अता है। जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा है कि किताबों में इल्म है, लेकिन किताबें इल्म नहीं है। कि इल्म एक अता है, इल्म एक निगाह है और इल्म एक अता है। सच्ची बात यह है कि जब तक हमारा ताल्लुक़ उस्तादों से, किताबों से और अता से नहीं बनेगा तो हम किसी मकाम पे नहीं पहुंच सकेंगे। इंशाल्लाह ये कहानी जारी है और हम कहानियाँ सुनाते रहेंगे और आप कहानियाँ सुनते रहेंगे।